हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बांग्लादेश की मुश्किल स्थिति और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कोई भी लीडर कितना भी शक्तिशाली या प्रभावशाली क्यों न हो, उनका अंत दो तरीकों से होता है। आप इस सूची में एडोल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी, जोसेफ स्टालिन और कई अन्य का उदाहरण ले सकते हैं। या तो लोग उन्हें एक लैंप पोस्ट से लटका देते हैं या तानाशाह को देश छोड़ने का मौका मिल जाता है। शेख हसीना ने 20 साल तक बांग्लादेश की सत्ता पर लगभग एक तानाशाह की तरह राज करने वाली शेख हसीना आखिर कैसे अपने ही देश में इतनी बड़ी गैर लोकप्रिय हो गईं कि उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। उपद्रव और हिंसा के बीच हसीना ने 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा दे दिया और देश भी छोड़ दिया। हसीना के इस्तीफे के बाद सेना सामने आई। बताया जाता है कि उन्हें अपना देश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय दिया गया था। 5 अगस्त को हसीना ने इस्तीफा देने के बाद त्रिपुरा में लैंड किया और उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की खबरें आईं। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना का विमान फिलहाल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड कर चुका है। शाम 5:36 के आसपास यह विमान लैंड किया। एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने शेख हसीना का स्वागत किया। हसीना को ले जा रहे C-130 जेट विमान को हिंडन में उतरने के लिए प्राथमिकता दी गई थी। बात यह भी चल रही है कि दिल्ली से लंदन के लिए जल्दी ही शेख हसीना रवाना हो जाएंगी। वह लंदन जा रही हैं और वहां शरण मांग रही हैं। भारत ने बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए बॉर्डर पर 24 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया है। बांग्लादेशी अखबारों ने बताया है कि शेख हसीना देश छोड़ने से पहले एक विदाई भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थीं। हालांकि परिस्थितियां ऐसी बनी कि भाषण की तैयारियों के बीच ही उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेशी अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि उन्हें भाषण रिकॉर्ड करने तक का मौका नहीं मिला और अचानक देश से निकाल दिया गया। बताया जा रहा है कि शेख हसीना और उनका परिवार, जो बांग्लादेश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ने इतने सालों तक देश की सत्ता चलाई और अंत में उन्हें इस तरीके से भागना पड़ा। अपने आधिकारिक आवास से निकलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने उनके घर पर छापा मारा और उसे लूट लिया। उन्होंने वहां खाना भी खाया। उनके पिता को भी नहीं छोड़ा गया। बांग्लादेश के संस्थापक पिता शेख मुजीबुर रहमान को भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्होंने उनकी मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया। यह भारतीय मीडिया के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति अचानक खराब हो गई थी। सच्चाई यह है कि हसीना का काउंटडाउन कुछ समय से चल रहा था। फिलहाल बांग्लादेश की सेना ने एक अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की है, शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही है। लोग बांग्लादेश को एक नए युग की शुरुआत करते देखने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी वही हैं। सेना किस तरह की अंतरिम सरकार बनाएगी? क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र फल फूल सकेगा या कट्टरपंथी ताकतों का दबाव बढ़ेगा? लेकिन पहले आइए समझते हैं कि एक तानाशाह को इस्तीफा क्यों देना पड़ा और बांग्लादेश के छात्रों ने कैसे साबित किया कि वे तानाशाहों से डरते नहीं हैं। विवादास्पद कोटा प्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के साथ उलटी गिनती शुरू हुई। शेख हसीना ने इसे फिर से पेश किया, जिसे 2018 में बंद कर दिया गया था। एक कोटा जो गैर सामाजिक न्याय प्रणालियों पर आधारित था। आमतौर पर जब कोटा की जरूरत होती है तो उसे पेश किया
लिए कोटा सुधार की मांग की। तानाशाह हसीना ने जवाब दिया, इसकी क्या जरूरत है, मामला अदालत में है, अदालत फैसला देगी। तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध जारी रहा क्योंकि शेख हसीना बांग्लादेश के छात्र समुदाय के लिए एक जानी मानी तानाशाह थीं, खासकर जो जानते हैं कि तानाशाह कैसे काम करते हैं। चाहे वह अदालत हो, पुलिस हो या नौकरशाही, सब कुछ शेख हसीना के नियंत्रण में था। कोटा को फिर से पेश करने का निर्णय भी उनके आदेश पर लिया गया था। 2018 और 2024 दोनों में शेख हसीना ने चुनाव और राजनीति को अपने पक्ष में करके बांग्लादेश को विपक्ष मुक्त बना दिया। बांग्लादेश में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए छात्रों ने सड़कों पर उतरकर कहा कि अब बहुत हो गया। उनका सामना अवामी लीग के छात्र विंग से हुआ, जिन्होंने गुंडों की तरह काम किया। इन गुंडों ने छात्रों को पीटना शुरू किया और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। इंटरनेट बंद कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर 200 छात्रों की मौत हुई, लेकिन अनौपचारिक रूप से संख्या 1000 बताई जाती है। छात्रों ने कोटा सुधार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और घोषणा की कि वे शहीदों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 30% कोटा हटा दिया। विरोध वहीं खत्म होना चाहिए था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। हसीना की समस्याएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुईं। शेख हसीना ने सोचा कि कोटा वापस लेने से छात्र घर चले जाएंगे, लेकिन जब इस कोटा को वापस ले लिया गया तो छात्रों का धैर्य टूट गया और कहा जाता है कि 1000 लोग मारे गए थे। इतनी हिंसा हुई कि हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। पुलिस और सेना को भी उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना पड़ा। नतीजतन शेख हसीना ने अपनी कार्रवाई को दोगुना कर दिया, जैसा कि एक तानाशाह करता है। उन्होंने छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया और उन्हें उनके विरोध वापस लेने के बयान देने के लिए मजबूर किया। छात्रों पर हेलीकॉप्टर से गोलीबारी की गई और हिंसा चरम पर पहुंच गई। छर्रे वाली बंदूकें इस्तेमाल की गईं। इसके बाद छात्रों ने कहा कि उन्हें ढाका की ओर मार्च करना होगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे, उन्होंने कहा। शुरू में उनकी 9 सूत्रीय मांग थी। बढ़ते दमन के कारण वह 9 सूत्रीय मांग 1 सूत्रीय मांग बन गई। शेख हसीना को इस्तीफा देना चाहिए। इसीलिए कहीं ना कहीं शेख हसीना इस संकट के लिए जिम्मेदार हैं। अगर उन्होंने इसे लोकतांत्रिक तरीके से हल करने की कोशिश की होती तो ऐसी स्थिति विकसित नहीं होती और वे कुछ और वर्षों तक सत्ता में रह सकती थीं। लेकिन छात्रों ने कहा कि अब बहुत हो गया है। देखते हैं कि अंतिम घंटे में क्या हुआ। आप कह सकते हैं कि हसीना का अंतिम घंटे 4 अगस्त को शुरू हुआ। छात्र प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की कि वे रैली करेंगे, लेकिन हसीना ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कहा। यह शुरू से ही एक बुरा विचार था, क्योंकि यह टकराव की स्थिति बना रहा था। यहां सेना या पुलिस नहीं, बल्कि छात्र लीग लोगों का सामना कर रही थी। अवामी लीग के गुंडे हथियारबंद थे। हसीना एक तानाशाह के रूप में ने सोचा कि छात्रों को गोली मारकर विरोध रोक दिया जाएगा। उन्होंने पहले ही कोटा को वापस ले लिया था, लेकिन किसी तरह यह गणना उलट गई। उन्होंने सोचा कि अगर कोई विरोध होगा तो वे कहेंगे कि इसमें जमात शामिल है, बीएनपी शामिल है। यह बांग्लादेश को अस्थिर करने के लिए किया गया था, इसलिए उन्होंने जो सोचा वह आवश्यक कदम उठाए। एक ही दिन में 100 लोग मारे गए। पहले आधिकारिक संख्या 200 थी, अनौपचारिक रूप से 1000। एक ही रविवार को 100 लोग मारे गए। ज्यादातर प्रदर्शनकारी, कुछ पुलिसकर्मी, अवामी लीग के सदस्य और अवामी लीग के गुंडे छात्रों को नजदीक से गोली मार रहे थे। सब कुछ कैमरों और मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया गया था। इसका जवाब देते हुए छात्रों ने कहा कि अब मामला बहुत आगे बढ़ गया है। अब हर कोई ढाका पहुंचेगा, पूरा देश ढाका पहुंचेगा और हम शेख हसीना के निवास को घेर लेंगे। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने घर की सुरक्षा का प्रयास किया, लेकिन छात्र संयोजकों ने कहा कि वे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवामी लीग और छात्र लीग के गुंडों ने उनकी हत्या की। बांग्लादेश के 99% लोग इस शासन के खिलाफ हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक लोकतांत्रिक राज्य चाहते हैं, उन्होंने कहा। वे जितनी अधिक हिंसा करेंगे,
हम उतना अधिक विरोध करेंगे। एक कहावत है, हमें इतना न डराओ कि हम अपना डर खो दें। छात्रों ने अपना डर खो दिया है। अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो कर लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अब एक मोड़ आता है। जब छात्र विरोध कर रहे होते हैं और मार्च कर रहे होते हैं, तो सेना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेना ने कहा कि वे छात्रों पर गोली नहीं चलाएंगे और उन्हें आतंकवादी नहीं कहेंगे। सेना ने कहा कि वे कर्फ्यू लगाएंगे, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चलाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जब लोग महसूस करते हैं कि बांग्लादेश में कुछ बदलने वाला है। सेना ने शेख हसीना के साथ कोई पक्ष नहीं लिया। सेना प्रमुख ने यह भी कहा, हम जनता पर गोली नहीं चलाएंगे। वे जनता के साथ खड़े हैं। सेना जनता ही की जना के लिए बनी है, और उन्होंने उन्हें आतंकवादी कहने से इनकार कर दिया, जो शेख हसीना बार बार कह रही थीं। अब आइए शेख हसीना के अंतिम कुछ घंटों पर आते हैं। अगर आपने सोमवार को 11 बजे का दृश्य देखा, तो इंटरनेट शटडाउन पर चर्चा हो रही थी। उन्होंने पूर्ण शटडाउन की उम्मीद की थी और सरकार फिर से कार्रवाई करने की योजना बना रही थी। कुल ब्लैकआउट के बाद एक और खून खराबा होने की संभावना थी। छात्र प्रदर्शनकारी इसके बारे में जानते थे, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। इंटरनेट हटा दिया गया था। छात्र विरोधों को नियंत्रित करने के लिए भारी हथियारबंद सैनिकों को ढाका में तैनात किया गया था। शहीद मीनार, भाषा शहीद स्मारक पर झड़पें हुईं। मोबाइल, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट सब कुछ निलंबित कर दिया गया था। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब कुछ पर प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन सेना लोकतंत्र के लिए सामने आई। सेना ने दिखाना शुरू कर दिया कि वे छात्रों के साथ हैं और शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। और जाहिर है, जैसा कि मैंने कहा, सेना ने बार बार दिखाया कि वे छात्र प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चला रहे हैं। 12 बजे सेना प्रमुख जनरल वाकर उज्जमान ने घोषणा की कि वह दोपहर 2 बजे बांग्लादेश के समय राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि बांग्लादेश में एक बड़ा खेल चल रहा है। कई लोग उत्साहित थे। क्या यह सच था कि छात्र विरोध ने एक तानाशाह को उखाड़ फेंका? क्या यह सच था कि सेना आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकती है? आपातकाल की स्थिति सेना द्वारा घोषित नहीं की जा सकती, राष्ट्रपति को इसे घोषित करना होता है। क्या यह संभव था कि शेख हसीना इस्तीफा दे रही थीं? दोपहर 1 बजे शेख हसीना के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्थिति अस्थिर है। सेना प्रमुख के कार्यालय ने राष्ट्र को सार्वजनिक संबोधन को दोपहर 3 बजे तक बढ़ा दिया, लेकिन तब तक लोग समझ गए थे। बांग्लादेश और ढाका की सड़कों पर खुशी और उल्लास स्पष्ट था। दोपहर 1:30 पर यह पुष्टि हो गई कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और भारत भाग रही हैं। लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे। सेना के जवानों को फूल दिए गए। इसे बांग्लादेश की दूसरी स्वतंत्रता कहा जा रहा था। 2 बजे के अपडेट में शेख हसीना और उनकी बहन आधिकारिक आवास छोड़ चुके थे। वह एक भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। इस्तीफा और फिर देश छोड़कर भागना। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उन पर कितना दबाव और खतरा था। इसमें सेना की क्या भूमिका थी, यह अभी तक उजागर नहीं हुआ है, लेकिन इस्तीफा की पुष्टि हो चुकी है। उनके भागने की पुष्टि हो चुकी है। पहले कहा जा रहा था कि वे भारत आ रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि वे भारत के रास्ते लंदन जा रहे हैं, जहां वे शरण मांगेंगी। छात्र गणा भवन में घुसे, वहां की भव्यता देखी, वहां लंच किया और फिर प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास को लूट लिया गया। 3 बजे सेना प्रमुख ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक बेहतर भविष्य की बात की। उन्होंने कहा कि लड़ाई और हत्या से कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि विध्वंस और विरोध बंद होना चाहिए और कीसाशी की अधिकी और दोषियों को सजा दी जाएगी। सेना प्रमुखों ने नेताओं से बात की। उनकी सकारात्मक बातचीत हुई। एक अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है। इस अंतरिम सरकार के बाद बांग्लादेश को खून खराबा रोकना चाहिए। हवा में जश्न है। हर शहर से खबर आ रही है कि बांग्लादेश जीता, लोकतंत्र जीता, तानाशाह हार गया।
माना जा रहा है कि बीते दिनों बांग्लादेशी सरकार द्वारा कट्टरपंथी दल जमात उद दावा पर लगाए गए बैन के कारण छात्रों का प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए थे कि उन्होंने सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटे और पीएम हाउस के अंदर भी घुस गए। वीडियो में प्रदर्शनकारियों को पीएम हाउस के भीतर घुसकर मौज मस्ती करते हुए देखा जा सकता है। इसी तरह की तस्वीरें श्रीलंका से भी सामने आई थीं, जहां कुछ ऐसा ही हाल था। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर भी हमला किया। दरअसल शेख हसीना की सरकार ने हाल ही में जमात उद दावा और इसकी छात्र शाखा सहित अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था। यह कदम बांग्लादेश में कई सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया था। कहा जा रहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद यह संगठन शेख हसीना की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जमात उद दावा पर बैन लगाते हुए कट्टरपंथी पार्टी पर आंदोलन का फायदा उठाने और लोगों को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप लगाया था। यहां तक कि कई छात्रों को तो आतंकवादी तक बता दिया गया था। अगर आप देखेंगे, शेख हसीना का राजनीतिक इतिहास काफी बड़ा और गौरवशाली है, जिसमें उनके परिवार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को ढाका में हुआ था। भारत और पाकिस्तान की आजादी के ठीक बाद उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक थे। हसीना अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हैं और उनका शुरुआती जीवन ढाका में गुजरा। एक छात्र नेता के रूप में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। इस त्रासदी में हसीना के पिता, मां और 3 भाइयों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन हसीना, उनके पति वाजिद मियां और छोटी बहन की जान बच गई थी। परिवार के जाने के बाद शेख हसीना कुछ समय के लिए जर्मनी चली गई। शेख हसीना के भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी अच्छे संबंध थे। जर्मनी के बाद इंदिरा गांधी ने शेख हसीना को भारत बुलाया और फिर कुछ सालों तक दिल्ली में रखा। इसके बाद 1981 में शेख हसीना अपने वतन बांग्लादेश वापस लौटी। बांग्लादेश जाने के बाद शेख हसीना ने वापस अपनी पार्टी ज्वाइन की और कार्यभार भी संभाला। अपने कार्यकाल में उन्होंने पार्टी में कई बदलाव किए। शेख हसीना ने 1968 में भौतिक विज्ञानी M.A. वाजेद मियां से शादी की, जिससे उनका एक बेटा सजीव वाजेद और बेटी साइमा वाजेद हैं। शेख हसीना जनवरी 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद पर बनी हुई हैं। इस बीच उनके इस्तीफे की खबरों ने सबको हैरान किया था। उन्होंने 1946 से 1990 तक, 1991 से 1995 तक विपक्ष की नेता के तौर पर भी काम किया। वह 1981 से आवामी लीग की लीडरशिप कर रही हैं। उन्होंने जून 1996 से जुलाई 2001 तक प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया। 2009 में उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। 2014 में उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया और 2018 में एक बार फिर उन्होंने चौथे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री का पद संभाला। शेख हसीना ने 1996 से 2001 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल पूरा किया और वह स्वतंत्रता के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली प्रधानमंत्री बनी। इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत सरकार के साथ गंगा नदी पर 30 साल के जल बंटवारे की संधि पर भी हस्ताक्षर किए। साल 2001 के आम चुनाव में शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा,
लेकिन 2008 में वह प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से बांग्लादेश की सत्ता में लौट आईं। साल 2004 में हसीना की रैली में ग्रेनेड विस्फोट के जरिए उनकी हत्या की कोशिश की गई थी, जिसमें वह बच गईं। 2009 में सत्ता में आने के तुरंत बाद हसीना ने 1971 के युद्ध अपराध मामलों की सुनवाई के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया। ट्रिब्यूनल ने विपक्ष के कुछ हाई प्रोफाइल नेताओं को दोषी ठहराया, जिससे हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। शेख हसीना अपने राजनीतिक कार्यकाल में कई अवार्ड भी जीत चुकी हैं। 1998 में उन्हें मदर टेरेसा बाय ऑल इंडिया पीस काउंसिल का अवार्ड मिला और इसी साल उन्होंने एम के गांधी अवार्ड भी अपने नाम किया। साल 2000 में उन्हें दी छिड़ी की पर्ल बर्ड अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद साल 2014 में उन्हें महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए यूनेस्को शांति वृक्ष पुरस्कार दिया गया। 2009 में उन्हें इंदिरा गांधी प्राइज मिला और साल 2015 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। लेकिन अब यह सभी अवार्ड धरे के धरे रह गए हैं और फिलहाल शेख हसीना फरार चल रही हैं। बौद्धिक लोगों अंतरिम सरकार का हिस्सा बने। शेख हसीना को हटाने के लिए जिम्मेदार छात्र समूहों को परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहिए। छात्रों को प्रतिनिधि सरकार में होना चाहिए। अगर सेना छात्रों और बौद्धिक लोगों को शामिल करती है तो यह बांग्लादेश के लिए एक बड़ा कदम होगा। केवल छात्र और बौद्धिक लोग ही इस कठिन समय में बांग्लादेश को आगे ले जा सकते हैं। बांग्लादेश के 40% नागरिक 15 से 25 वर्ष की उम्र के हैं, जो न तो रोजगार में हैं और न ही शिक्षा में हैं। यह बांग्लादेश और उसके युवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश कट्टरपंथ या तानाशाही में न फंसे, लेकिन एक मजबूत लोकतांत्रिक विकल्प के साथ, जो कि छात्रों के नेतृत्व वाली ताकतों द्वारा ही आएगा। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel.